हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी। जो 2021 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसी का एक शिफ्ट आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता होगा कि कैसे आप इस टेस्ट तक पहुंचेंगे। तो टेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आप अगर पीसी में खोलते हैं तो यहाँ पे जाएंगे जो 3 लाइन्स हैं। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जाने के बाद एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करेंगे, मतलब अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज खोलने के बाद ये चीज़ आपको दिखेगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आप जाएंगे और उसमें सबसे एंड में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स 164 करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके 2021 वाला सीबीटी 1 आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको ये फ्री टेस्ट दिख जाएगा। ठीक है ना। तो ये फ्री है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट लगाने हैं तो आपको इनका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आज हम लगाएंगे आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का ऑफिशियल पेपर, जो कि 4 जनवरी 2021 का शिफ्ट 1 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं पेपर और इसमें हम सीखते गए अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो यहाँ से आप सीख सकते हो। आज ना केवल हम ये मॉक लगाने वाले हैं, इसके बाद हम अच्छे से ये चीज़ भी देखेंगे कि प्रॉपर आपको एनालिसिस कैसे करना है अपने मॉक टेस्ट का। ठीक है। क्योंकि इसके बाद इसके जो सॉल्यूशन है वो भी हमें दिख जाएंगे यहीं पे। प्रीवियस ईयर का है ना ये। तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे उसके बाद हमें तुरंत दिख जाएगा कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो उसको अच्छे से एनालिसिस कैसे करते हैं, मैं पर्सनली कैसे करता हूँ मॉक टेस्ट का एनालिसिस, वो चीज़ भी आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। और आप भी समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना चाहिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर। ठीक है ना। तो वो लास्ट का आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का मॉक टेस्ट, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए, तो फाइनली ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जैसे ही मेरा मार्कर आएगा, ये मेरा नकली मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। जैसे ही मार्कर आएगा स्क्रीन पॉज हो जाएगी, उसके बाद ये मार्कर चलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। तो ये टाइम रुका हुआ नहीं है, बैकएंड में टाइम चल रहा है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है तो इसलिए आपको ये रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ये वापस से वहीं से कंटिन्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी लें। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देख सकते हो और फिर हिंदी में आप क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। हरीश और बिमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर बिमल चले गया। बिमल चला गया मतलब, और शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिनों में पूरा किया। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके, हरीश और बिमल मिलके दोनों 20 दिनों में काम को कर सकते हैं, और एक साथ उन्होंने 15 दिनों तक काम किया। ठीक है। और फिर वो बिमल छोड़ के चला गया और हरीश ने जो बचा हुआ कार्य था ना उसको 10 दिनों में पूरा कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं हरीश अकेले कितने दिन में कर सकता है। देखो, दोनों ने मिलके 15 दिनों तक काम किया। अगर वो 20 दिन तक काम करते तो पूरा काम कर देते। तो 15 दिनों में उन्होंने कितना काम कर दिया, 3/4, है ना। 3/4 काम इन्होंने पूरा कर दिया 15 दिनों में। काम कितना बचा था, 1/4। तो इस 1/4 को हरीश 10 दिनों में पूरा करता है, यानी 4 में से एक काम 10 दिनों में करता है। ठीक है। तो पूरा काम तो 4 है, तो वो 4 काम कितने दिनों में कर देगा, एक काम 10 दिन में, तो 4 काम 40 दिन में, तो वो 40 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। सिंपल। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। तो शॉर्टकट की बतानी है आपको लेजर को हटाने के लिए। तो पहली चीज तो भाई +D होना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि डिलीट होगा तो +D होना चाहिए, तो ये तो शायद नहीं होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, बट हम सोचने की कोशिश करें कि कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है। और ये काम आप लास्ट में करिए, ऐसे क्वेश्चंस को मक फॉर रिव्यू करके आगे बढ़िए और बाद में करिए, बट मैं अभी कर रहा हूँ। तो Alt+D, Ctrl+D, Shift+D। तो डिलीट करने के लिए, लेजर को हटाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाएगा। अभी जैसे हम PC बंद करते हैं तो Alt+F4 का यूज करते हैं।
है ना। तो बंद करने के लिए शायद ऑल्ट का यूज़ किया जाता हो साथ में, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में, तो मैं ऑल्ट प्लस डी के साथ जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है गलत हो, बाद में देख लेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए आप क्वेश्चन को, फिर हिंदी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? ये तो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ भी है। सारे 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, सारे मतलब 5 ईयर प्लान, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले वाले का, पहले 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो किस पे था? कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये क्या, इंग्लिश में देख लो इसको और फिर हिंदी में। रूट के अंदर 3 की पावर n है, जो बराबर है 729 के। ठीक है, तो आपको पता है 729 9 का क्यूब होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो 3 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। 3 की पावर 6 क्या है? 729 है, बट ये क्या कह रहा है? रूट के अंदर होना चाहिए। तो रूट के अंदर हम दो में से एक चीज बाहर लेते हैं। तो अगर रूट के अंदर 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 होता, तो ये बाहर आके 3 की पावर 6 बनता। ठीक है, तो यानी रूट के अंदर कितना होगा? 3 की पावर 6 और 6 12। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और हिंदी। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? देखो, ओलंपिक खेलों का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये एनटीपीसी में बार बार देखने को मिले हैं। तो अभी हम इसकी जीके की जो सीरीज है उसको जल्दी से ही शुरू करेंगे, तो उसमें हम अच्छे से डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ओलंपिक खेलों के बारे में पूछा, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए ओलंपिक खेलों के बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे, और उसके पीवाईक्यूज जो भी पूछे गए हैं ओलंपिक से रिलेटेड, वो चीज़ों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, एनटीपीसी के लिए, जीके के लिए स्पेशली। ठीक है, उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही शुरू करेंगे। तो पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था? 1900 में 1900 में। ठीक है जी। नवकले बारह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवकले बारह उत्सव, हालांकि मैंने ये पीवाईक्यू में पढ़ा ही होगा, एनटीपीसी के पीवाईक्यूज मैंने पढ़े हुए हैं, बट मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, इसको बाद में देखते हैं ना। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? इंग्लिश में देखना चाहते हैं आप, इंग्लिश में देख सकते हैं पॉज करके, फिर हिंदी में। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? नो आइडिया, मुझे नहीं पता, बट द्रवों के गुणों से संबंधित है तो द्रव स्थिति विज्ञान, द्रव स्थिति, द्रवों से संबंधित यही लग रहा है ना, ये होना चाहिए। लेट्स सी, इंग्लिश और हिंदी। इसने क्या बोला? दो संख्याओं का HCF 6 है, उनका LCM 84 है, एक संख्या 42 और दूसरी संख्या कितनी होगी? 42 दूनी 84, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर 1। आपको पता होगा कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या होता है? LCM इंटू HCF के, है ना। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं? पता नहीं, इसने बताया कि एक संख्या दे रखी है उसमें से 42, और दूसरी संख्या क्या है यही पूछ रहा है। और LCM कितना दे रखा है? LCM है इनका 84 इंटू HCF कितना है? 6। तो B की वैल्यू निकालनी है, 42 यहाँ पे इंटू में, यहाँ पे आके वो डिवाइड में हो जाएगा। और 42 दूनी 84 और 6 दूनी 12, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में देखें और फिर हिंदी में देखें। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश को किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। ठीक है, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का जो उदासीन के आसपास होता है, तो 7 के आसपास होता है। तो आई थिंक ये होना चाहिए, पॉइंट्स में दे रखा है, बट 7 के आसपास ही होता है, यही होगा। इंग्लिश, हिंदी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ये वही है जो HRA, जिसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी जुड़े हुए थे, और इसकी स्थापना हुई थी आई थिंक 1924 में। ठीक है, और यही वाला एसोसिएशन था जिसके मेंबर्स जो थे उसमें जुड़े हुए थे। कौन सा षड्यंत्र था वो? काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी। स्क्वायर अपॉन में 1, ये स्क्वायर बराबर 83। तो ये क्या है ना,
ये वो वाली फॉर्म है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पूछ रहा है आपसे, और ये स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब अगर ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर एक्स होता है, ए होता है, या के कुछ भी मान लो आप, अगर ये ए होता है तो प्लस में जाने पे क्या करना पड़ता है इसमें, ए का स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, माइनस से प्लस पे जाते हैं तो प्लस टू करना पड़ता है। तो अगर मैं इधर आऊँ, अगर मैं 83 मेरे को दे रखा है, ये 83, तो ये मेरे को कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये होता है, और ये बराबर कितना दे रखा है आपको, 83। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो 81, तो ए स्क्वायर बराबर 81, तो ए कितना हो गया, 9। तो इसकी वैल्यू होगी 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि आप मुंह जवानी इसको देख सकते थे, 83 जो है इसमें से दो माइनस करेंगे तो 81 बचेगा, और यहाँ पे 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे। इंग्लिश और हिंदी। 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? अभी तो कोई बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका मेरे को तो अभी कोई आइडिया है नहीं, उस वक्त कितने थे ये तो वैसे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी का भी नहीं पता, मैं करंट अफेयर से बिल्कुल दूर चल रहा हूँ। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, तारापुर। और पहला स्वदेशी जो था वो कौन सा था? कलपक्कम, जो कि साउथ में काकरापारा कहाँ पे? गुजरात, गुजरात में। और कैगा कहाँ पे? कर्नाटक में। ये पूछ लेता है स्टेट, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, हिंदी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस, तमस किसने लिखा है भाई? भीष्म साहनी ने। ठीक है, भीष्म साहनी लिख रखा है इन्हें, भीष्म साहनी ने लिखा था। इंग्लिश और हिंदी। साइमन कमीशन भारत में कब आया? ये तो शायद बच्चे बच्चे को पता होता है ना, 1928। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से भी चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या इतनी है तो काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है आपको। इजी क्वेश्चन। फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा है, और मेल की जो संख्या वो 90 है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 90 दे रखी है। तो इंटू कितना किया हुआ है? 30 किया हुआ है। एक रेशियो में इंटू 30 किया हुआ है ना, 3 3 9, 3 3 9। पूछा क्या? कुल कर्मचारियों की संख्या, तो कुल कितने हैं? 3 2 5 रेशियो है, और एक रेशियो की वैल्यू 30 है, तो 5 3 15, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आप देख लीजिए और फिर हिंदी में देख लीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, वृत्त की परिधि क्या होगी? ये तो शायद बचपन छठी क्लास से आप करते हुए आ रहे हैं। जब रेडियस 7 दी जाती है तो परिमाप कितना होता है, परिधि कितनी होती है? 44, और एरिया होता है 154। बाकी आपको पता है कि एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो बराबर कितना है? 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पाई इधर चला जाएगा तो ये 22/7 का 7/22 हो जाएगा, और ये 11 दूनी 22, 11 कम 11 चौक 44, ये 2 सत्ते 14। आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर बराबर 7 हो गई। तो परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 7 से 7 गया तो 22 दूनी 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं? ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। तो ये चूना पत्थर कौन से उसमें आता है? सीमेंट में जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ज्योग्राफी की। एक व्यवसायी 20 वस्तुएं खरीदता है जिनका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि बतानी है। देखो, 20 वस्तुएं खरीदी उसने, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कह रहा है ना, 20 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है ये बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लो, 5 3 15, 5 चौक 20। तो जिसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो सीपी के सामने 3 है तो 3, एसपी के सामने 4 है तो 4। ठीक है, तो कोई चीज़ 3 रुपए की है, मैं उसको 4 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहा हूँ? 1 रुपए का, 3 रुपए पे, तो 33% मेरे को लाभ हो जाएगा। सिंपल। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को डैश के द्वारा विकसित किया गया था। ये एनटीपीसी का ही पीवाईक्यू है, ये मैंने पढ़ा भी था। तो ये जावा जो है इसको विकसित किया था, ज से ही उनका नाम है, जाप और जेम्स। जेम्स
गोसलिंग ने इसको विकसित किया था? इंग्लिश और फिर हिंदी। टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दुगना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह से भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर जाएगा? हर मिनट में दुगना हो रहा है, तो आधा भाग कितने में भर गया होगा? 29 मिनट में आधा भर गया होगा ना, जब भी तो 30 मिनट में पूरा हो गया हो, है ना? आधे का डबल हो जाएगा फिर वो पूरा हो जाएगा। तो 29 मिनट में आधा भर गया होगा। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इंग्लिश, हिंदी। सांची के स्तूप निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप बनवाया था अशोक। इजी क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था। पहला फहराया गया था भाई 1906 में कोलकाता में, और विदेश में पहला फहराया था मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया था, आई थिंक, जर्मनी में। ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश, हिंदी। पुष्प में स्त्री केसर डैश है, नर जनन अंग, एक लिंगी मादा जनन अंग, तो ये मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। पुंकेसर क्या होता है? वो मेल का होता है। ठीक है। क्या बोला इसने कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, वो क्या कहलाते हैं? गरीब देश, कमाए वाले देश, अमीर देश? भाई 12,000 अमेरिकी डॉलर जो प्रति व्यक्ति आय होगी जिसकी, वो गरीब हो सकता है क्या? आई थिंक मेरे हिसाब से तो अमीर देश ही होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो 12,000 रुपए नहीं है ना एवरेज इनकम लोगों की। तो आई थिंक इसका अमीर देश ही होना चाहिए, 12,000 डॉलर बहुत होते हैं। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए भाई। ये इंटू ये का मतलब इंटू का, ऑफ का मतलब इंटू होता है ना, प्लस इंटू 13 प्लस 15 दे रखा है। तो ये क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी है, नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, आपको पता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी ये दे रखा है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दो। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, माइनस बी स्क्वायर कितना है? 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14। का मतलब इंटू 13 और प्लस का मतलब 15। ठीक है, तो पहले इंटू करेंगे आप, तो 13 चौका 52, 13 कम 13 और 5 18, और 15 कितना हो गया? 197। ऑप्शन नंबर बी। इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे आप, खैर कोई नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, पूरा भी कर सकते हो। हिंदी। क्या पूछा इसने? एक स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण यानी फेल वालों की संख्या जो है वो इतनी है, तो उत्तीर्ण वालों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? अब आप ये नहीं कह सकते ना कि मॉक में इतने इजी क्वेश्चन डाल रहे हो आप, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 60% जो है वो पास हो गए, तो 40% फेल हुए होंगे, और इस 40% की वैल्यू कितनी है? 240 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240/40, 0 से 0, 4 6 24। तो 1% की वैल्यू 6 हो गई, या 10% की निकाल लो, जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल लो। 6, 1% की वैल्यू 6 हो गई। पूछा क्या है? पास होने वालों की, तो पास होने वाले 60% है, 1% की वैल्यू 6 है, तो कितना हो गया? 6 6 36, 360। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसेट 1B चालू किया गया था। इनसेट 1B ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, सॉरी, पीवाईक्यू का तो है ही, जब एग्जाम में आया हुआ है तो मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू का है। एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को यार, मैंने पढ़ा तो था इसको, और ये मॉक भी मैंने कभी ना कभी दिया ही होगा, एनटीपीसी का है तो, या तो मॉक दिया होगा, नहीं तो इसके क्वेश्चंस मैंने किए होंगे। एक कालीन की लंबाई इतनी है, और क्या बोल रहे, कालीन में से कितने छोटे टुकड़े जिनकी प्रत्येक की लंबाई इतनी मीटर है काटे जा सकते हैं? तो कालीन की टोटल लंबाई देखें आप, तो कितनी हो जाएगी? ये 20 दूनी 40 और 5 45/2, ये इसकी टोटल लंबाई है। और एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 9/2। ऐसे ऐसे इतनी लंबाई वाले कितने टुकड़े बना सकता हूँ? तो मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, ये 2 से 2 गया, और 9 पंजे 45, तो 5 टुकड़े बना सकता हूँ मैं। आप समझ रहे हो, जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, और मेरे को 2 2 मीटर के टुकड़े चाहिए, तो 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि मैं 5 टुकड़े में निकाल सकता हूँ। ठीक है,
चलिए, इंग्लिश और फिर हिंदी। इसने क्या बोला? केले का मूल्य लीची के मूल्य से ज्यादा है, केले का मूल्य कीवी के मूल्य से कम है। पूछा गया इसने, यदि एक और दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या है? अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वाला जो ये ट्रू है तो इसके आधार पर बताना है थर्ड वाला जो है वो ठीक होगा या नहीं। तो केले का मूल्य लीची के मूल्य से अधिक है, तो केले का मूल्य अधिक है किससे? लीची के मूल्य से। केले का मूल्य कीवी के मूल्य से कम है। तो केले का मूल्य कम है कीवी से, तो कीवी का मूल्य केले से ज्यादा है। ठीक है, कीवी का मूल्य केले और लीची के मूल्य से अधिक है, तो दोनों से अधिक है कीवी का मूल्य, बिल्कुल सही, तो ये सत्य है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में आप देख सकते हो पॉज करके, और फिर हिंदी में। पोखरण परमाणु परीक्षण दो का कूट नाम क्या था? तो सेकंड वाला कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति, और पहला वाला था स्माइलिंग बुद्धा। इंग्लिश में देख लीजिए फिर हिंदी में। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है? तो कंप्यूटर में किस में होता है भाई? बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने? दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, उनका एलसीएम इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी ये बताना है आपको। तो संख्याओं के बीच का रेशियो दे रखा है, तो मैं संख्या ये मान सकता हूँ, एक संख्या 3x है और एक संख्या 5x है। मैंने संख्या मान ली, ठीक है। उनका एलसीएम 120 है, तो एलसीएम आपको पता है, सभी की आप सभी नंबर्स को लिख के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इनके सभी फैक्टर्स को लिख लो। तो इसमें 3 × x है, इसमें 5 × x है, तो यहाँ से 3 ले लिया आपने, इंटू यहाँ से 5 ले लिया, और x दोनों में है तो x ले लिया। तो ये बराबर कितना दे रखा है एलसीएम? 120। तो x बराबर कितना हो गया? 15 अट्ठे 120, ये 5 दिया 15, यहाँ पे इंटू में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो संख्या कितनी पूछा है? तो 8 दिया 24 और 8 पंजे 40, तो 24 और 40, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी। नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? नीति आयोग बना था 2015 में, तो वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स ये पीवाईक्यू का ही था, ये मैंने पढ़ा हुआ है आई थिंक। 2015 में बना था ना, तो शायद 2015 के आसपास ही इसको शुरू किया गया था। तो आई एम नॉट श्योर, बट 2015 के साथ जाना चाहते हैं, लेट्स सी। इंग्लिश और फिर हिंदी। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो भाई टोटल 15 सदस्य हैं, उसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है जी। चलिए, इंग्लिश और हिंदी। आप देख रहे हो ना, पीवाईक्यू का लेवल देख रहे हो ना आप, कितने इजी पेपर है। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतर इन्होंने ज्यादा बड़ा दे दिया, वरना हम ऑप्शन से ही कर लेते इसको। तो अभी अगर हम माने कि एक संख्या जो है वो x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 1540, क्योंकि इनका अंतर ये है 1540 है, तो इसमें ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। इसने बोला क्या है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, यानी x जो है ये बड़ी संख्या को विभाजित करेगी, तो भागफल 6 और शेषफल 5, तो इसको उस पे लगा दो, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल होता है ना। तो भाज्य किसको भाग किया जा रहा है? इसको भाग किया जा रहा है, तो ये शुरुआत में लिखेंगे आप बराबर भाजक जिससे भाग किया जाता है, तो वो x से भाग किया जा रहा है, इंटू भागफल कितना है 6 जमा शेषफल कितना है 5। ठीक है, तो ये 1540 है, ये कितना हो गया 6x + 5, तो ये 5 इधर चला गया तो माइनस हो गया, कितना बचा 1535, और ये x इधर चला गया तो 6x में से एक x गया, कितना बचा 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 तिया 15, 5 0 और 5 7 35। ठीक है, तो 307 पूछा गया इसने छोटी संख्या, तो छोटी संख्या x थी, x कितनी आ गई 307। अगर इसका जो डिफरेंस है वो कम दिया होता ना तो ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते थे। ठीक है जी। इंग्लिश और हिंदी। साइन कॉस 6 7 8 9, साइन कॉस 90, तो ये एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन और कॉस अगर इस तरीके से दिए हो और उनके एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश और हिंदी। धातुओं के पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। खींचना मतलब तन्यता। ठीक है,
और आघातवर्धनीयता जो पहला वाला ऑप्शन था वो था पीट पीट के चादर बनाना उसको। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15वां है। तो यहाँ से 15वां है किसका? राजेश का स्थान। ठीक है। प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, तो नीचे से 25वां है प्रकाश, 25वां। ठीक है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। तो भाई यहाँ से शुरुआत हो रही है लाइन की, तो ये आगे की तरफ इधर जाएगा। तो आगे की तरफ 10 स्थान आ गया है, तो यहाँ पे ये 35वें स्थान पे है नीचे से। कौन? ज्ञान। ठीक है। ठीक है। राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य 10 छात्र हैं। तो इनके ठीक मध्य 10 छात्र हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी 10 हो गए ना इनके मध्य छात्र। ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो, ऊपर से 15वां है, ये नीचे से 35वां है, और इनके बीच में 10 है। तो 35 और 10 कितने हो गए? 45 और 15, 50 और 10 60। ठीक है, समझ पाए बात को? ये 35वां है नीचे से, इनके बीच में 10 है, और ऊपर से इसका स्थान 15वां है। तो ये कितना हो गया टोटल? 10, 45 और 15, 60। अच्छा, आप ये भी ये समझ, मतलब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 35 और इनके बीच में 10 है, तो ये तो 10 ये हो गए, और ऊपर कितने? 15 है। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, 60 हो गए है ना। चलो। विषम का चयन करना है आपको। तो आपको इसमें बोला है कि लास्ट वाले पेयर को देख लो भाई, और उससे मोस्टली आंसर मिल जाता है। ठीक है। तो JKL+1, GH+1, CD, QR, तो सभी में +1 दे रखा है। तो पहले वाले पेयर को देखो, MN, IJ, EF, OP, इसमें भी +1 दे रखा है। तो अब बीच वाले पेयर को देखो, NK, तो N से K पे जाएंगे, K से N पे जाएंगे, LMN+3, इधर से ऐसे करके +3 है। तो इधर से देखेंगे हम, GHIJ+3, CDEF+3, QRST, T आना चाहिए, P आ रहा है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध, कौन है ये? राजा रवि वर्मा है आपके, ये शायद चित्रकार है। ये मैंने पढ़ा हुआ है, PYQ का, ये ना, इंग्लिश और हिंदी। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? देखो, 10% जब देता है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। रेट अगर 10% है तो बहुत ईजी है। अब इसने 3 वर्ष का SI और CI का अंतर पूछा है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा पॉइंट में, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या सोच सकते हो कि भाई 3 वर्ष का जो होता है, 10% का रेट है, तो मतलब राशि 10 से 11 हो रही है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 10 की क्यूब और 11 की क्यूब, तो वो 1,000 से 1,331 हो जाती है। ठीक है। तो ब्याज कितना मिल गया इस पे? 1,000 रुपये पे 331 का ब्याज मिल गया। अगर मैं रेट निकालना चाहूँ कि 3 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिला मेरे को, तो 100 रुपये पे देखो मैं कितना मिला, तो 33.1 आ जाएगा। एक जीरो हटा के ऊपर एक के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है। तो मुझे 3 वर्ष में 33.1% मिलता है ब्याज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? ये ब्याज CI का है, और सिंपल इंटरेस्ट तो हर वर्ष 10-10 मिलेगा। तो एक वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में 30%, तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 30%, और CI मिलता है मेरे को 33.1%। तो इनका अंतर कितना है? 3.1%। तो इसका आपको 5,000 का 3.1% निकालना है। तो 3.1% हटा के निकाल देते हैं ना, तो 5,000 का 3.1%, तो परसेंट हटा के 2 जीरो, इस पॉइंट को हटा देंगे, एक और जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और 3×5 = 15, 155। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए, सूरत इज अ हॉट प्लेस को ऐसे लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं? आगे पीछे कर रहे हैं इसको। ठीक है, पूछा क्या इसने? शिमला इज अ हिल प्लेस, इसको कैसे लिखेंगे? तो लेट्स सी क्या कर रहे हैं इसमें। ये सूरत कहाँ पे जा रहा है? एंड में। तो शुरुआत वाला एंड में चला जा रहा है। इसमें देखें, वाटर शुरू में है, तो ये एंड में चला जा रहा है। तो शिमला शुरू से एंड में चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, उसके बाद देखें, तो लास्ट वाला कहाँ जा रहा है? लास्ट वाले को देखें, तो ये सेकंड लास्ट पे चला जा रहा है। इसमें लास्ट वाला कौन सा? हेयर, तो ये सेकंड लास्ट पे चला जा रहा है।
तो इसमें प्लेस, जो प्लेस है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड लास्ट पे। तो सेकंड लास्ट पे कहाँ पे है, प्लेस इसमें है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए थे, इसमें प्लेस यहाँ पे सेकंड लास्ट में, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। इंग्लिश और फिर हिंदी। इसने क्या बोला, दो समरूप त्रिभुज हैं और उनका परिमाप इतना इतना है। एक्स वाई अगर 12 है तो पी क्यू की माप कितनी होगी। देखो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, जो इनके परिमाप का रेशियो है ना, वही रेशियो इनकी भुजाओं का होता है। कुल मिला के भुजाओं का जो रेशियो होता है ना, साइड्स का जो रेशियो होता है, वही इनकी परिमाप का भी रेशियो होता है। ठीक है, तो परिमाप का रेशियो कितना है, 3 और 2, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, सॉरी। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो दो रेशियो एक, तो दो किसका है, पी क्यू आर वाले का, और एक किसका है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो इनकी जो साइड्स होंगी ना, वो भी इसी रेशियो में होंगी, क्योंकि ये समरूप है। तो एक्स वाई यानी इसकी जो भुजा है वो 12 दे रखी है, तो दूसरे वाले की पी क्यू कितनी होगी, दूसरे वाले की भुजा डबल होगी इससे, तो 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समरूप त्रिभुजों में रेशियो बराबर होता है साइड्स का और परिमाप का भी। इसने क्या बोला, इसको ऐसे लिखा जा रहा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो बी से ए यानी ए से बी इधर, क्यू आर एस +2, यू से टी यू, एन ओ पी, यानी कि दो में तो ये माइनस कर रहा है और दो में आगे प्लस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे सी आएगा, तो सी केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी सब देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सी डी एल एम एन, तो एल आएगा यहाँ पे, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन ही बेकार है। इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने कि ट्रेन ए इतने की स्पीड से चल रही है, विपरीत दिशा में इतने की स्पीड से चली आ रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई इतनी है, तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है ये बताना है आपको। ठीक है तो आपको पता है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के ऐसे सामने चल रही हैं और एक दूसरे को पार करेंगी, तो एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करती हैं, दोनों अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करती हैं। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, दोनों की लंबाई, तो एक की लंबाई कितनी दे रखी है, 300, दूसरी की लंबाई हमने मान ली L। ठीक है, अपॉन में स्पीड क्या होती है, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगाते हैं, और रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने चल रहे हैं, तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो एक की स्पीड 80 है और एक की 70 है, तो जुड़ के कितनी हो गई, 150। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में और टाइम सेकंड में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 6×5 = 30, तो 25×5 = 125/3, 125/3 हो गई इसकी रिलेटिव स्पीड, बराबर कितना दिया है, 30 सेकंड। ठीक है, तो 125/3 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 = 10, तो ये कितना आ गया, 1250। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 300 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, 9 और 3 12, तो 950 इज द करेक्ट आंसर, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लीजिए फिर हिंदी में देख लीजिए। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतनी है, यदि टंकी की त्रिज्या इतनी है तो टंकी की गहराई कितनी है बताना है आपको। रेडियस दे रखी है और उसकी क्षमता यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं क्षमता के लिए, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है उसका, πr²h। बेलनाकार टंकी की क्षमता जो होती है उसकी वॉल्यूम के बराबर होती है ना, तो पाई कितना है, 22/7, आर कितना है, 21 πr², और इंटू एच कितनी है पता नहीं, बराबर क्या है, 2376। ठीक है, तो ये 7×21, ये सब यहाँ पे इंटू में है और ये सब इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 22 × 3 और ×21। ठीक है, दिख रहा है नहीं, रेड से कर लेते हैं, तो ये 22 कटेगा तो 11 से कट रहा है, 6×3 = 9, 7×2 = 9, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11 × 11 = 11 × 6 = 66, तो 3×2 = 6, 6 से काट देते हैं, 6×3 = 18 और 6×6 = 36, तो 36/21 ऑप्शन पॉइंट में है। तो 21×2 = 42, 21 से कम 21, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब में तो आगे है ना, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, आपको पता है 2 से कम है, एक से ज्यादा है, तो यही होगा ऑप्शन। इंग्लिश और हिंदी। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था,
कोलकाता में 1861 का एक्ट था आई थिंक, उससे इसको स्थापित किया गया था। इंग्लिश और हिंदी। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में हुआ, लेकिन जो मंथ था वो कौन सा था? ये मॉक में भी आया था किसी मंथ था आई थिंक अक्टूबर का। इंग्लिश और हिंदी। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना डैश वर्ष में लागू की गई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नो आइडिया, बाद में देखते हैं इसको। अकबर सम्राट बना भाई, अकबर कब सम्राट बना था? 1556 में, सभी को पता है ये तो, इजी क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी। कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो सबसे कम उम्र 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था, और इनके साथ साथ किसको मिला था? भारत के कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, चलिए इंग्लिश हिंदी। गोदावरी नदी का उद्गम कौन से निम्नलिखित में से किस में होता है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भाई? ब्रह्मगिरी से, ब्रह्मगिरी की हिल्स से। इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने कि 5 छात्र एक व्रत के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं? तो भाई एक व्रत है, व्रत में क्या है? व्रत है और सम्मुख बैठे हैं, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। सुमित सुनील और सुष्मित के बीच में पता नहीं कहाँ पे है, सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। सुनील सुष्मित सु से सब कुछ है तो सु से ही सारे नाम है, तो इसमें पूरा नाम लिख लेना। ठीक है। सुषमा श्वेता के बाईं ओर है, तो श्वेता के बाईं ओर कौन है? सुषमा। ठीक है। माउस से थोड़ा ऐसी राइटिंग आती है तो देख लेना, समझ जाओगे, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। सुष्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, सुषमा और सुष्मित एक दूसरे के साथ में नहीं बैठे हैं। और क्या रह गया भाई? शुरू से पढ़ते हैं इसको। सुमित सुनील और सुष्मित के बीच में है, सुमित सुनील और सुष्मित के बीच में है, कोई कनेक्शन नहीं है। सुषमा श्वेता के बाईं ओर, सुष्मित सुषमा एक साथ नहीं बैठे हैं, तो सुषमा के साथ नहीं बैठी है सुष्मित, तो यहाँ तो नहीं होगी सुष्मित, तो सुष्मित यहाँ होगी, या तो यहाँ होगी। ठीक है। ठीक है। और क्या बोला था इसने? सुमित सुनील और सुष्मित के बीच में है, सुनील और सुष्मित के बीच में है सुमित, तो अगर सुष्मित यहाँ बैठी होगी तो सुनील यहाँ बैठा होगा, उसके बीच में सुमित बैठा होगा। ठीक है। अगर सुष्मित यहाँ बैठी होगी तो यहाँ पे सुनील को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुषमा है, तो ये वाला पेयर गलत हो गया, सुष्मित यहीं बैठी होगी। ठीक है। तो सुष्मित यहाँ बैठी है, और कौन बैठा है? सुष्मित और सुनील के बीच में कौन बैठा है? यहाँ सुनील हो गया, और इनके बीच में कौन बैठे हैं? सुमित। ठीक है। ठीक है। सुमित के दाईं ओर कौन है? तो सुमित के दाईं ओर कौन है? सुनील। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी। दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात बताना है कितना होगा? लो भाई, इजी तरीके से कर दो ना। दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना है? 25 है, और उनका अंतर कितना है? x माइनस वाई 15 है। देखो इनको जोड़ दो, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये x और x कितना हो गया? 2x बराबर 25 30 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 दूनी 4 20 हो गया। x अगर 20 हो गया तो ये कितना हो गया? y 5 हो गया, है ना? 20 और 5 25। अब इनका रेशियो कितना आ जाएगा? काटो इन दोनों को, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4:1। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? अब देखो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया ना, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं, वैसे भी करंट अफेयर नहीं पढ़ता। अब इससे ना आपको सीखने को क्या मिलता है कि पीवाईक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो अब आपको प्रेजेंट में भी इतना पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल में कितने जो है इसमें हैं, इसके लिए इसमें कितने स्थल जो है वो हैं। ठीक है, वो आपके नोट्स में आप इसके साथ साथ अभी जैसी अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे ना हम, जब हम इसको एनालिसिस कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे 2020 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2025 या 2024 तक, गूगल सर्च करके फिर उसको हम अपने नोट्स में शामिल करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं एनालिसिस, अभी वो हम एंड में करके देखेंगे। इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिल करना है ब्लैंक्स को, तो इससे देखें कि
एक जैसा कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ये BC है यहाँ पे, और यहाँ पे भी BC है। तो BC के बाद क्या आएगा? D। यहाँ पे D आना चाहिए, तो सेकंड फिलर में D आएगा। तो यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद BC के बाद D है, BC के बाद D है, यहाँ पे भी BC के बाद D है। तो यहाँ पे तो C के बाद D है। इट मीन्स कि इसमें सीरीज बढ़ने वाली होगी शायद, ABC ऐसे करके। तो भाई इसको काउंट करो, ज़्यादा टाइम मत खराब करो, इसको काउंट करके फिर पेयर में डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 है। तो छोटे छोटे पेयर में बांटोगे तो 5 5 के पेयर में बांटो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक पेयर ये हो गया, इसको हटाते हैं जो जो लिखा हुआ है। 5 5 के पेयर में डिवाइड कर दो। एक ये हो गया पेयर, 1 2 3 4 5। एक पेयर ये वाला हो गया, 1 2 3 4 5। एक पेयर ये वाला हो गया, और एक पेयर ये वाला हो गया। ठीक है जी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे B यहाँ पे भी है, थर्ड नंबर पे B यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से शुरू है ना, ये यहाँ से शुरू है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है? C है। यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे C, 1 2 3, यहाँ पे C। यानी कि BB और CC चल रहा है मामला। ठीक है। यहाँ पे A, यहाँ पे A। तो यहाँ पे B, यहाँ पे B होना चाहिए, है ना? यहाँ पे B, यहाँ पे B होना चाहिए, आई थिंक, है ना? और देखें, यहाँ पे C है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे C है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे C है, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे C है, और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे C ही है। तो C का तो कुछ चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा। तो A डैश B C डैश, 1 2 3 4 5, A डैश B C D, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद A डैश C उसके बाद डैश B C D डैश। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए तो सब में चल रहा है, तो भाई ए तो यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे ए आना चाहिए इसमें, सेकंड वाले में, सेकंड लास्ट में। तो सेकंड लास्ट में ए कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ए। देख रहे हो आप? केवल इसमें आपको थर्ड ऑप्शन में सेकंड लास्ट में ए दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे बना के देखें, अब A डैश B C, A डैश B C, A डैश C D, ABCD, और एंड में क्या यहाँ पे D है। तो अगर मैं यहाँ पे D लगा के देखूँ तो ABCDD, ABCCD, ऐसा भी हो सकता है ना? तो यहाँ पे थर्ड में B आएगा, ठीक है। B, ABCCD, और यहाँ पे 1 2 3, तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है? B। तो ABBCD। अच्छा, इसने क्या ना रिपीट किया हुआ, CC को 2 बार, DD को 2 बार, BB को 2 बार कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे AA को 2 बार कर देगा, है ना? AABCC, सॉरी CD। A को 2 बार रिपीट किया, फिर B को 2 बार रिपीट किया, फिर C को 2 बार, फिर D को रिपीट किया, और एक एक स्थान आगे करता जा रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। हालांकि आपने अगर थोड़ा सा भी अच्छे से देखा होता, ऐसे जैसे मैंने लिखा ना इसको ऐसे करके, आपने देखा 3 में तो शुरुआत में A है, तो चौथे में भी शुरुआत में A तो होना ही चाहिए। तो A जैसी आया इसमें सेकंड लास्ट में, और सेकंड लास्ट में A केवल इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, देखो लप्पू सा सवाल आगे। x+1/x इतना दे रखा है, तो x² + 1/x² क्या होता है? इसका स्क्वायर 9 × 81 और -2। ठीक है। तो 79। ठीक है ना? जब ये प्लस प्लस हो यहाँ पे दोनों में, और स्क्वायर पूछे, तो इसका स्क्वायर -2 होता है इसका आंसर। ठीक है जी। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, पॉज करिए, अच्छे से पढ़ो इसको। उसके बाद हिंदी में हम इस सवाल को देखेंगे। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, तो इसके आधार पे क्या क्या हम एजम्पशंस बना सकते हैं, धारणाएं बना सकते हैं? धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है। मृत्यु का तो यहाँ पे कहीं कनेक्शन नहीं दिया हुआ इसने। निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहा इसने। तो आई थिंक दोनों में से ऐसा इस कथन के आधार पर कंक्लूजन तो नहीं दिख रहा ना। उसने कहा संभावना ज्यादा होती है जो धनी व्यक्ति होते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि उसकी मृत्यु, अधिकांश लोगों की मृत्यु इससे हो रही है। तो पहला गलत, तो दूसरे का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो दोनों मेरे हिसाब से गलत इसमें होना चाहिए, इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, इसका डिफरेंस देखिए कितना है, -4। इसमें कितना है? -8। 4 का पहाड़ा शुरू हो गया।
-12, तो अगला कितना होगा -16। ठीक है, तो -16 और फिर अगला -20, तो 24 में से 20 माइनस करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 16 में से 40 में से -16 करूँगा तो कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या बोला इसने, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया A² माइनस B², है ना। तो जब आप इसको ऐसे लिखते हैं A² माइनस B² को खोल के A प्लस बी, है ना, आप समझ रहे हो A² माइनस B² है, तो आपको और नीचे क्या दे रखा है A प्लस बी, तो आपको पता है जब आप ऐसे लिखते हो A प्लस बी, देखते ही आंसर आएगा इसका, है ना। A प्लस बी A माइनस बी होता है, A² माइनस B² बराबर A प्लस बी A माइनस बी होता है, और नीचे A प्लस बी ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो ये A प्लस बी से A प्लस बी कट गया, आंसर क्या आएगा A माइनस बी आएगा, तो 0.27 में से 0.13 आपको घटाना था, 1 पॉइंट 14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी थी। इंग्लिश और फिर हिंदी। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी कुछ आइडिया नहीं है। इंग्लिश और हिंदी। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया भाई? ये है आपका, आई थिंक नर्मदा नदी पे है, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया था। कब दबा दिया था इसको पूरी तरीके से? 2 साल में ही इसको खत्म कर दिया था, 59 में इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। इसने क्या बोला है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये है tan² प्लस कॉट² प्लस 2 tan² 60। तो tan² थीटा प्लस कॉट² थीटा, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, इसका होल स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा? tan² A² प्लस B² क्या है? कॉट² प्लस 2AB, 2 × tan × ये हो गया, और बराबर कितना है इसका? इधर वाली साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 5×5 = 25 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 × tan × कॉट, तो ये tan को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/कॉट लिख सकता हूँ, और ये कॉट से कॉट कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, तो tan² प्लस कॉट² बराबर कितना आ गया? ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 23। ठीक है, तो tan² और कॉट² की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। ठीक है, प्लस 2 tan² 60, तो tan 60 का स्क्वायर करना होगा, तो tan 60 कितना होता है? √3, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया, और 2 आगे है इसमें, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया? 29, 23 और 6 29। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, विशिष्ट दिन पर छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी? आप देख रहे हो क्वेश्चंस का लेवल, 4/8 है ना, 48 छात्र हैं टोटल, तो 4/8 कितना, सॉरी 5/8 कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, ऑप्शन नंबर डी। भाई 3/8 यानी कि टोटल अगर 8 हैं तो 8 में से 3 लोग उपस्थित हैं, अनुपस्थित कितने हो गए? तो 3 उपस्थित हैं तो 5 अनुपस्थित होंगे ना 8 में से। टोटल नीचे जो होता है फ्रैक्शन में वो टोटल की वैल्यू होती है, ऊपर उसमें से इतने बोला है इसने, तो 8 में से 3 उपस्थित थे, तो 8 में से 5 अनुपस्थित होंगे, और टोटल छात्र कितने हैं? 48, तो 48 का 5/8 कितना हो जाएगा? 8×48, 6×5 = 30, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी। इसको सॉल्व करना है, तो 15 × 14 कितना हो जाएगा? ये 15 का स्क्वायर 225, और 225 में से 15 गया 210। ठीक है, 14×5 = 70, 7, 14×14 6, 20 और 21। ठीक है, -30 प्लस 3×3 = 9, और 9 और 17 कितना हो गया? 10, 20 और 6 26। ठीक है, तो 30 में से 26 गए -4, और 206 इज द करेक्ट आंसर। 210 में से 4 गया 206। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। URL का अर्थ क्या होता है? यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, और एल से लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहले ही ऑप्शन ठीक है।
इंग्लिश, हिंदी। एक खंबे के पाद से यानी कि बेस से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई बतानी है। यहाँ से यहाँ दूरी पे 20 मीटर की दूरी है और खंबा ये खड़ा, 45 डिग्री का एंगल है, तो खंबे की ऊंचाई तो 20 ही मीटर हुई ना। देखो कैसे, एक बिंदु है खंबे के पाद से यानी कि ये खंबा है, तो इसके बेस से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो यहाँ से इस 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु है ये। ठीक है, इस बिंदु से खंबे का उन्नयन कोण, तो उन्नयन मतलब होता है ऊपर की तरफ देखने वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री। पूछा है खंबे की लंबाई कितनी होगी, आपको पता है 45 डिग्री है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, एक होती है। तो लंब कितना मैंने एक्स माना, तो एक्स अपॉन में 20 बराबर एक। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक बटा एक गुना 20 यानी कि 20। ठीक है, 20 बटा 20 ही तो एक बन सकता है, सिंपल। तो खंबे की लंबाई कितनी हो गई, 20। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं, ये बताना है। तो इसको काउंट करते हैं, एक दो तीन चार, चार ये हो गए, और एक ये वाला कोने वाला 5, एक ये वाला 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, तो 8 ये होगा इसमें, और 8 ही इसमें हो जाएंगे, तो 16 तो ये हो गए। और कंबाइन करके भी बन रहा है क्या, कुछ ये बन रहा है, एक 17, और एक ये बन रहा 18, और तो कोई नहीं बन रहा ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दूनी 16, 17, 18, तो इसमें मेरे हिसाब से तो 18 ही होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, सरदार सरोवर भी शायद यही तो पूछा था पीछे, नर्मदा नदी पे है ना सरदार सरोवर बांध, तो शायद अभी पीछे भी यही क्वेश्चन था सेम। इसने क्या बोला है, कलर बदल लो भाई। गणित में एक कक्षा के छात्र 7 छात्रों द्वारा इतने अंक प्राप्त किए, आंकड़ों का बहुलक मोड बताना है आपको। तो बहुलक आपको पता है क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। आप ऑप्शन से चेक कर लो, या फिर सीधा ही देख लो, कैसे भी कर लो। 43 एक बार आया, दूसरी बार नहीं आया। 44, इससे अच्छा ऑप्शन से देखो। 53, 53 कितनी बार आया, इसमें एक बार आया। और 65 कितनी बार आया, एक, दो बार आया 65। 41 कितनी बार आया, एक, एक बार आया। और 62 कितनी बार आया, एक बार आया। तो 65 ये जो है ये दो बार आया, तो यही बहुलक हो गया। जो ज्यादा बार आता है वही तो बहुलक होता है। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी। पूछा क्या है इसने, एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब या बोल देना, इट मीन्स कि 15 पुरुष बराबर हैं किसके, 20 महिलाओं के। ठीक है, तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो पी के सामने क्या है, 4, एम के सामने क्या है, 3। तो ये इनके सामने जो वैल्यूज है इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, अब इसने बोला है 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा कितने दिनों में करेंगे। तो पहले टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क कितना होगा, किसी भी एक में वैल्यू रख दो। जैसे मैंने कहा 20 महिलाएं हैं, तो 20 महिलाएं, तो एक महिला कितना काम कर रही है, 3 काम। तो 20 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर दे रही है, 60 काम कर दे रही है। ठीक है, ठीक है। अब बोला उसने 26 दिनों में काम पूरा हो जा रहा है, तो एक दिन में 60 काम हो रहा है, तो 26 दिनों में टोटल काम कितना होगा, इंटू 26। तो ये तो हो गया टोटल काम। ठीक है, अब बोला उसने 30 पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में 4 काम करते हैं, तो 30 पुरुष कितना काम कर देंगे, 120 काम कर देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, 12 महिलाएं प्लस 12 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 3 काम करिए, तो 12 महिलाएं 36 काम कर देंगी। ठीक है, कितने दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, तो ये सब लोग मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 156 काम कर रहे हैं। टोटल काम ये वाला है, तो अपॉन 156 कर देंगे, तो ये मेरे को पता चल रहा है कितने दिन लगेंगे। तो इसको काटेंगे किससे, 13 से कट रहा है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो आराम से, और फिर हिंदी में देख लो। दो संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 63 है, उनके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो देखो दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, सॉरी, ये कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 16 दे रखा है, और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। उनका व्युत्क्रम पूछा है, तो व्युत्क्रम के लिए आप क्या करिए,
ये संख्या है। व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये x है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। व्युत्क्रम का योग पूछा ना, प्लस y का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/y। देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा। तो इनका योग पूछा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, एक्स वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, प्लस x अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 16 दिया हुआ है, और x इंटू वाई 63 दिया है, तो 16/63, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ये मॉक में भी आता रहता है बार बार क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटी है, तो इसमें बताना है भाई, तो इसको लिख लो एज इट इज ऐसे। अमन साहू से बड़ा है, तो अमन बड़ा है साहू से। ठीक है, कॉमा, साहू कोमल से छोटा है, तो साहू कोमल से छोटा है, तो नहीं, साहू से बड़ी है कोमल। ठीक है, तो कोमल से छोटा हुआ साहू। ठीक है, लेकिन मिलन से बड़ा है, तो साहू कोमल से तो छोटा है लेकिन मिलन से बड़ा है, तो साहू बड़ा है मिलन से। ठीक है, कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, तो कोमल बड़ी है अमन से लेकिन छोटी है किससे, उदय से। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तो पहले इसको अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करेंगे, देखो ए और एस, एस से बड़ा कौन है, के, और के से बड़ा कौन है, ए। तो ए के बाद इधर आ जाएगा के। ठीक है, देख रहे हो आप, ए के बाद इधर के आ जाएगा, और के बाद इधर यू आ जाएगा, तो के बाद इधर आ गया यू। पूछा कौन है सबसे बड़ा, कौन है, तो और कोई तो है नहीं इधर, तो सबसे बड़ा कौन है, यू है। बट इसने पूछा तीसरा सबसे बड़ा, तो एक दो तीन, तीसरे नंबर पे कौन है, ए से कौन हुआ, अमन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। डी से जी, डी ई एफ जी +3, एफ जी एच +2, और बी सी +1। इजी क्वेश्चन, पहले +3 फिर +2 फिर +1। इसमें देखो प्लस एंड से, देखो एंड से, एंड जे से +1 करेंगे के आएगा, और एक ही ऑप्शन में के है। फिर यहाँ से +2 करते एन ओ पी आएगा, और फिर यहाँ से 3 करते। ठीक है, +1 करना इजी है ना, तो इस तरीके से हमने लास्ट से देखा, तो 3 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको इंग्लिश में पढ़िए आप, सॉल्व करिए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। कुछ महिलाएं समझदार हैं, क्या बात है, कुछ महिलाएं, ये महिलाएं इनमें से कुछ क्या है, समझदार हैं, सभी समझदार इंजीनियर है, तो ये सारे समझदार किसके अंदर आएंगे, सारे समझदार इंजीनियर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या कंक्लूजन बन सकता है, कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, तो इसमें से कुछ महिलाएं जो इंजीनियर हैं, ये वाला पार्ट इंजीनियर का है ना, बिल्कुल ठीक है। सभी इंजीनियर समझदार हैं, सारे इंजीनियर समझदार नहीं है, सारे समझदार इंजीनियर हैं। समझ रहे हो ना, ये सारे समझदार तो इंजीनियर हैं, लेकिन सारे इंजीनियर समझदार नहीं है। यहाँ पे जो इंजीनियर है, यहाँ पे जो इंजीनियर है, वो तो समझदार से बाहर है ना, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश में आप इसको देखना चाहते हैं, पॉज करिए, सॉल्व करिए, हिंदी में देखिए। यदि प्लस का मतलब गुणा और ये सब, साइन चेंज करना है इसका, और नीचे बताना है कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें सबसे पहले आप डिवाइड को चेक करो कि डिवाइड जहाँ पे है वहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो डिवाइड को कौन दर्शाता है, डिवाइड को कौन दर्शा रहा है भाई, इनटू विभाजन को दर्शाता है। तो जहाँ पे इनटू है वहाँ पे डिवाइड रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हो रहा है कि डिवाइड, 4×4 = 16 हो सकता है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, रख के 9, प्लस की जगह क्या रखना है, *5, माइनस की जगह क्या रखना है, +16, तो 4×16, और डिवाइड की जगह पे क्या रखना है आपको, डिवाइड की जगह पे -2। तो 9×5 = 45, 45×4 = 49, में से 2 गए 47। तो ये वाला तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, डिवाइड को चेक करो पहले, किसका मतलब था डिवाइड, इनटू का मतलब था डिवाइड, तो इनटू यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, क्या हो सकता है, चेक करो 15, प्लस की जगह पे क्या रखना है, इनटू, 3×5 = 15, माइनस की जगह पे क्या रखना है, योग 4, और डिवाइड की जगह पे क्या रखना है, -5।
तो 15 5 75, तो ये तो 26 है, तो हो ही नहीं सकता दूसरा वाला, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। थर्ड में देखो इनटू की जगह पे डिवाइड रखेंगे, हो सकता है कि डिवाइड, बिल्कुल हो सकता है। तो 10 माइनस, माइनस की जगह पे क्या है, माइनस योग को दर्शाता है, तो +12। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड किसको दर्शाता है, प्लस को, सॉरी डिवाइड माइनस को दर्शाता है। तो 6 × 3 = 18, डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। प्लस किसको दर्शाता है, इंटू को, तो इंटू 2। तो ये कितना हो गया, 10 20 और 2 22, माइनस 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया, 16 4 20 2 22। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो ये 3 जो है ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी। 250 का इतना प्रतिशत माइनस 100 का 1000 का इतना प्रतिशत है। देखो 250 का मतलब आप समझते हो, इंटू होता है का मतलब 27% के लिए नीचे 2 जीरो लगा देंगे, माइनस 1000 का 0.2%, 0.02%। तो परसेंट के लिए नीचे 2 जीरो, ठीक है, परसेंटेज के लिए नीचे 2 जीरो आ गई। अब ये 2 के बाद पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटा दिया मैंने, ये उड़ा दिया पॉइंट को और नीचे 2 जीरो और लगा दी। ठीक है, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो खत्म, तो 2/10। ठीक है, यहाँ पे कितना, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, नीचे भी 10 यहाँ पे, नीचे भी 10 यहाँ पे। तो मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो सीधा इसको ऊपर वाले को इंटू कर देता हूँ। तो 25 × 150, 25 7 175, 17, 25 दूनी 50 60, और 67/10 माइनस 2/10। ठीक है, तो 675 में से 2 गया, कितना बचा, 673/10। तो नीचे 1 जीरो है, तो 1 जीरो नीचे से हटा देंगे, ऊपर 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 67.3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश और फिर हिंदी। आप इंग्लिश में देख लो यार आराम से, इसको पॉज करके सॉल्व करें और फिर हिंदी में। ठीक है, एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष में इतने रुपए की राशि 5% की दर से प्रदान करता है। भुगतान के लिए भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। आपने देखा कितना इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। अब 5% रेट है और 5 साल के लिए दिया जा रहा है, तो 5 साल के लिए 5%, एक साल में 5% मिलता है, तो 5 साल में 5 × 5 = 25% मिलेगा ब्याज, CI, सॉरी SI। तो इसका 25% निकालना है, यानी कि इसका 1/4, 25% बराबर 1/4 होता है ना। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 3 = 12, 3 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, आगे करो ही मत, हालांकि करके देख सकते हो आप। 4 एकम 4, इधर गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, इंग्लिश और फिर हिंदी। हेपेटाइटिस ए डैश के कारण होता है, ये मॉक टेस्ट में भी आता रहता है आपके। तो हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ठीक है, इंग्लिश और फिर हिंदी। मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, ये अभी भी आया था, शायद मॉक में आया था 2 3 दिन पहले। तो पित्त रस का उत्पादन कौन करता है, यकृत, लीवर आपका। ठीक है, इंग्लिश और फिर, पहले इंग्लिश में देख लो आराम से और उसके बाद फिर हिंदी। PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि ये स्क्वायर इसके अंदर होगा। ठीक है, बोला PQ व्यास है, तो PQ जो है ये व्यास है, और इसने क्या बोला है, P एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज ऐसे हो गए। ठीक है, PQRS, तो PQSR समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, यदि QPR, तो QPR ये सेम क्वेश्चन अभी आया था ना मॉक में, शायद ओलिव बोर्ड में या फिर टेक्स्ट बुक के किसी मॉक में आया था, सेम क्वेश्चन था, या फिर RW में आया था आई थिंक, पर ये सेम क्वेश्चन आया था। QPR कितना दे रखा है, 40। ठीक है, तो पूछा गया PSR, तो PSR यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अभी आपको कल भी बताया मैंने, जैसे ये एक व्यास से अगर आप ऐसे मिला दोगे तो ये एंगल जो है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने वृत्त बनाया, वृत्त का व्यास है, इस व्यास के अगर ऐसे ऐसे आप मिला दोगे, ये 90 डिग्री बनेगा। आप ऐसे करके मिला दोगे इसको, ये भी 90 डिग्री बनेगा। कितना भी मिला दो आप, ऐसे करके मिला दोगे, ये 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। यहाँ नहीं, यहाँ तक, ये व्यास तक पूरा ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाता है। तो ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है, 40 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 5 ये 50 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 का हो गया,
चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता ये होती है कि इसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसमें ये 50 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कितने का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। तभी तो मिलके 180 डिग्री का बनेंगे। तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश और फिर हिंदी। ए प्लस बी ये सब है, क्या बोला इसने, ये इक्वेशन है, तो कौन सा सत्य है बताना है। पी इंटू क्यू का मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। तो ए कौन होता है, इसमें शुरुआत वाला ए है, ये बी है। तो इसने बोला ए बी का पुत्र है, तो ए पी पुत्र है किसका, बी का। तो बी कौन है, या क्यू। ठीक है। क्यू माइनस एस, तो ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। तो ए पत्नी है किसकी, बी की, यानी कि एस की पत्नी है। ठीक है। तो कौन सा सत्य है ये बताना है। क्यू पी का पिता है, तो क्यू तो पिता हो ही नहीं सकता, फीमेल है। पी क्यू की पुत्री है, तो पी भी मेल है, तो पुत्री नहीं पुत्र है। एस पी का पिता है, पिता कौन है, एस, बिल्कुल सही। तो ये एस जो है वो पी का पिता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखिए, इसको पढ़िए अच्छे से और फिर हिंदी में देख लीजिए। इसने बोला क्या है, नियमितता यानी कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी परीक्षा में सफलता का एक कारण है। बिल्कुल सही बात। नहीं मतलब ये नहीं बताना सही बात है, यानी ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, इसके आधार पे कंक्लूजन बताना है। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अच्छा ठीक है, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, ऐसा तो नहीं। इसने बोला कुछ होते हैं, सभी कैसे हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। जब कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो कुछ अनुत्तीर्ण भी होते हैं ना। सारे थोड़ी उत्तीर्ण हो रहे हैं या सारे थोड़ी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कुछ उत्तीर्ण हो रहे हैं मतलब कुछ पास हो रहे हैं, तो कुछ फेल भी हो रहे होंगे। तो सेकंड वाला करेक्ट लग रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप इंग्लिश में देख सकते हैं इसको और फिर हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है जी। इसने क्या बोला है, कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हॉकी वाले हैं, तो फुटबॉल ये वाले, तो ये वाले हॉकी, ये फुटबॉल। ये कितने लोग हो गए, 20, 40 और एक 41। तो 41 लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छांटना है इसमें, ऑड वन आउट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, एक सेकेंड। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ 3 है या 7 है या 2 है या 4 है। तो ऑड इवन का गेम तो नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, इनका प्लस करिए। ये जो नंबर है ना, इनको प्लस करना है सबको। 7 2 9, 9 5 14, 14 और 6 20 और 3 23, 5 2 7 6 13, 3 16 और 4 20, 3 23, 6 5 11, 3 14, 16 4 20 और 3 23, 6 3 9, 9 7 16 4 20 और 5 25। इसका 25 है, बाकी सबका जो है ये 23 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया। बाकी सबका 23 है ना, इनका सम, अंकों का डिजिट्स का सम। इंग्लिश में देखिए अच्छे से और फिर हिंदी में देखिए। ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिमी छोर पर है। तो आपको पता है सीधे हाथ पे आपका पूर्व होता है, ईस्ट होता है, उल्टे हाथ पे वेस्ट होता है। तो सबसे पश्चिमी छोर पे कौन बैठा है, सबसे पश्चिमी छोर पे बैठा है आपका कौन, सी। ठीक है। ठीक है। और बोल रहा है तथा ई बी और सी का पड़ोसी है। तो ई जो है बी और सी का पड़ोसी है, तो बी यहाँ बैठा होगा और इन दोनों का पड़ोसी कौन है, ई। ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 ये हो गए, 2 यहाँ पे और बैठे होंगे। ठीक है। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो सी ये रहा, तो ए कहाँ पे होगा, यहाँ होगा ये। तभी तो इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। तो ए बैठ गया, बी सी, डी नहीं बैठा, तो डी यहाँ बैठा होगा। ठीक है। पूछा गया इसने पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, तो पूर्वी पे डी बैठा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए और फिर इसको हिंदी में देख लीजिए। एक निश्चित कूट में इंटरनेट को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इंटरनेट। अगर इसको आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये अलट पलट करके लिखा गया ना इसको, INTERNET, यानी कि इसको उल्टा करके लिख दिया एग्जैक्ट। तो रिमेंबर को उल्टा करके लिखेंगे तो आर एंड में आएगा, आर यहाँ पे है केवल एंड में, ये ऑप्शन ही खत्म। REMEMBER, तो ये ठीक हो गया ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो आप, इतने इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 91 92 इंग्लिश और फिर हिंदी। ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो अगेन पहले लास्ट के पेयर से देखेंगे हम। GHI +2, G
इसमें नहीं है, ओ बी प्लस कुछ भी नहीं हो रहा है। ये क्या बोला है इसने? आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या अवरोही क्रम में है। अच्छा अच्छा, इसमें ऑड वन आउट नहीं छाटना है भाई। इसने बोला है अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या। आसन मतलब अगल बगल के अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या अवरोही क्रम में किस में है? तो भाई सबके ना पहले जो छोड़े गए अक्षर हैं वो निकाल लो। तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे पी है, तो पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ पे 5 छोड़े गए, 5 का गैप है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो 5 का गैप हो गया। इसका गैप देखो, जी से पी, तो जी 7 से 16, 7 है ना, ये 7, पी 16 होता है, तो 7 और 9 16, 3 9। और फिर आई से जी, तो जी एच आई, एक सेकेंड, इसमें 2 ही छोड़े गए ना फिर तो, जी एच आई। तो इसने बोला अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा घटते क्रम में। यहाँ पे देखें, ओ जे, ओ से जे, ओ से जे, जे के एल एम एन ओ, 5, यहाँ पे बीच में 5 का गैप है। और फिर जे से ई, ई एफ जी एच आई जे, 5 छोड़ा गया है, ठीक है। फिर ई से बी, बी सी डी ई, 3 छोड़े गए हैं। तो ये तो 5 5 3 हो गया, तो अवरोही घटते क्रम में सही चल रहा है मामला, बिल्कुल सही चल रहा है। बी से जी, तो बी सी डी ई एफ जी, फिर से 5 आ गया। तो यहाँ तो 5 5 3 5 हो गया, ये तो कोई क्रम नहीं हुआ। तो थर्ड में देखें, अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। ठीक है, अवरोही मतलब बड़ा फिर छोटा ऐसे घटते क्रम में है। तो सही कर रहे हैं ना हम। यू से एन यानी इनके बीच का डिफरेंस देखना है बस, जिसमें डिफरेंस सीक्वेंस में होगा वो सही है। यू से एन, यू से एन, तो ये 21 है। और एन कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ 7 का गैप शुरुआत में यहाँ पे। और फिर एन से एस, तो एन से एस, एन कितना होता है? 14। और एस कितना होता है? 19। तो ये 5 हो गया, ठीक है। और एस और ओ, एस और ओ के बीच में कितना गैप है? ओ पी क्यू आर एस, 4 का गैप है, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। और ओ से बी के बीच में कितना गैप है? यहाँ तो 13 का गैप हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता, आई थिंक थर्ड वाला भी। हम सही कर रहे हैं ना सवाल को, कुछ और तो नहीं पूछा ना इसने। इसका और देख लेते हैं। वी क्यू, क्यू आर एस टी यू वी, 5 का गैप हो गया शुरुआत वाले में। एम एन ओ पी क्यू, 4 का गैप हो गया। और एम और जे के बीच जे के एल एम, 3 का गैप हो गया। और जे और एच एच आई जे, 2 का गैप हो गया। तो भाई ये बिल्कुल सही है, 5 4 3 2। अवरोही क्रम में दिख गया ना आपको? हाँ ये सही है। इसने बोला क्या है कि भाई इनके बीच में जो जो गैप है ना, जितने जितने अक्षर आपने छोटे छोड़े हैं, जितने अल्फाबेट्स आपने छोड़े हैं, उनका जो गैप है वो अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो फोर्थ में आपको दिख रहा है इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखें क्या आएगा इसमें, 20 22 और 27। 20 22 27 में आप देखने इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 42। और ये कितना है? 27। 22 और 27 का गैप कितना है? 5 5 चौक 20। इनका गैप कितना है? 8 8 चौक 32। नहीं बन रहा मामला। और क्या हो सकता है इसमें? 40 और 49। तो 49 और 20 का कोई गैप समझ में आ रहा है? नहीं, 42 और 27। हम्म, इन दोनों को करके देखें तो 30 36, 33 से 3 ज्यादा है। और यहाँ पे 20 40 और से 46, 23 दूनी 46। बट यहाँ 33 दूनी नहीं होगा।
और कुछ इसमें लग रहा है। 4 का स्क्वायर 19 नहीं हो रहा। मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है। 33। 20 30 36। 36 में से 1 है 3। 20 46। 36 और 33। 3 6 3 9। 3 3 6। 46 और 23 4 2 6। 6 3 9। इन तीनों का सम 69 हो रहा है। इन तीनों का सम 69 हो रहा है। इनका भी 69 होना चाहिए आई थिंक। तो 5 और 2 7। 37 है इनका सम। तो 69 में 37 गया, 9 में 7 गया 2। और 32 ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतने सारे इजी इजी क्वेश्चन दिए और ये एक दो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन भी डाल दिए। तो भाई इसने मतलब है तो बहुत इजी क्वेश्चन। बट हम सारे लॉजिक दो से तीसरा बनाने पे देखते रहते हैं ना। तो मेरे हिसाब से इसलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। इस तीनों का सम दे रखा है इसने क्या, 69। तो तीनों का सम बराबर दे रखा है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है। 32 ऐसे भी बराबर दे रखा है कि 7 और 2 9। 2 4 6 ठीक है। 6 5 11। 1 3 4 5 6 7। ऐसे बराबर नहीं दे रखा, ऐसे बराबर दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी ऐसे क्वेश्चंस ना आप अगर नहीं होते ना, 1 मिनट तक आपने ट्राई किया, नहीं होते तो आप स्किप करके आगे बढ़िए। एंड में जब आपके पास टाइम बचेगा ना, तब उसको चेक करना, ठीक है। चलो, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर ही नहीं है किसी का। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो 25 में कितना कम किया गया है? 9 कम किया गया है। तो 41 में से 9 कम करेंगे कितना बचेगा? 1 कम कर दो, फिर 8 कम कर दो, तो 32 बचा ना। तो 32 8 40 रहेगा 41। सिंपल माइनस करना है, डिफरेंस देखो ना इनका। 25 में 8 कम किया गया है, 41 में 8 कम कर दो। चलो भाई, अब इसमें आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो 2 3 6 6 दूनी 12। लेकिन 12 1 12 नहीं दे रखा। 2 से 6 पे जाएंगे, 2 4 6। 6 और 6 12। 12 और 8 20। लो, 2 का पहाड़ा चल गया ना, मामला हो गया सही। 4 + 6 + 8 + तो अब 10 प्लस किया जाएगा तो 30 आ जाएगा सिंपल। और फिर 12 प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश और फिर हिंदी। चलिए, इसने क्या किया हुआ है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। लो, इसने सारी क्यूब दे रखी है। तो 2 3 4 5 6 7 का क्यूब आ जाएगा आगे। 7 का क्यूब 343। इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। विषम को चुनना है, ऑड वन आउट आपको छांटना है इन चारों में से, ठीक है। तो देखें, तेंदुआ, गाय, हिरन और बाघ। तेंदुआ, गाय और हिरन और बाघ। तो आई थिंक गाय पालतू होती है, बाकी ये सारे तो जंगल में रहने वाले हैं ना, तो गाय इसमें अलग होना चाहिए। बाकी तो अगर हम शाकाहारी और मांसाहारी की बात करें तो दोनों शाकाहारी हैं, दोनों मांसाहारी हैं। तो अभी भी ऑड वन आउट तो यही होना चाहिए फिर। हम्म। इसमें वेन डायग्राम बनाना है भाई। इंग्लिश में पढ़ लो सवाल को, और फिर हिंदी में। तो वेन डायग्राम इसमें बनाना है किसका? पुरुष, पिता और भाई। तो भाई, पुरुष, इन पुरुष के अंदर ही आएंगे पिता और भाई दोनों। जो पुरुष है वही तो पिता और भाई हो सकता है। तो पुरुष और पुरुष के अंदर आना चाहिए पिता और भाई को, दोनों को। ठीक है। ठीक है। और तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब इन दोनों में से क्या होगा ये बताना है। तो पुरुष और पिता। तो पुरुष के अंदर पिता, पिता के अंदर भाई। तो कुछ भाई भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, दोनों तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कोई किसी का भाई और पिता दोनों भी तो हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है ना। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे ना जो पिता भी होंगे और भाई भी होंगे। चलिए, इंग्लिश में देखें इसको, और फिर हिंदी में देखें। बिल्ली म्याऊं करती है, तो यहाँ पे बताना है कौन पेयर आएगा। तो बत्तख क्वैक करती है। तो क्वैक क्वैक आपने बचपन में इसको तो सुना ही होगा साउंड को। तो मेरे हिसाब से तो बत्तख क्वैक करती है, और तो कोई नहीं है ना। सियार हूट, बैल क्रो, उल्लू हिस। हिस तो सांप करता है ना शायद। तो वैसे ही बत्तख क्वैक करती है, तो आप सभी को पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है तो।
चलिए इंग्लिश और फिर हिंदी। इसमें हिंदी इंग्लिश क्या देखना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है, सिंपल। तो भाई देखो सबसे ऊपर ना ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इट मीन्स कि इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि इन तीनों से ये ऊपर वाली तीनों संख्या बन रही होंगी, नीचे वाली तीन से ऊपर वाली संख्या बन रही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, बट नीचे भी इसने बड़ी संख्या दे रखी है, तो हो सकता है 20 की 2 से ये ऊपर नीचे का कुछ लिंक हो। लेट्स सी। 5 7, 5 और 7 और 25, 30 और 37, 37 का मल्टीपल है क्या, नहीं। 7 और 5 12 और 25, 12 5 60, 12 24 और 6 30, 300, 9 से डिविजिबल नहीं है। 7 5 35, 35 और 25, 35 और 5 40 और 50 60, ये 90 है, यानी कि 60 से 30 ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 6 60 और 30, ये 90 हो गया, 90 से 30 ज़्यादा है, बिल्कुल सही। यानी कि नीचे बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन प्लस नीचे वाला सम, ये कुल मिला के इससे ऊपर वाला जो है वो 30 ज़्यादा है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6 चौक 24। अब इसके नीचे कुछ आएगा, मैंने माना एक्स, ये आएगा एक्स। अब इससे 30 ज़्यादा क्या है, बराबर है 80। ठीक है, तो 24 + x, ये माइनस ये इधर, तो 50 हो गया। तो 24 में क्या जोड़ा जाए कि 50 हो जाएंगे, 24 में जोड़ेंगे 26, तभी तो 50 बनेगा। यहाँ पे 26 होगा, सिंपल। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 26 होना चाहिए, जब भी तो 6 चौक 24 और 6 30, 20 50, 50 से 30 ज़्यादा 80। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी, और पेपर भी ऑलमोस्ट बहुत आसान सा ही था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ पेपर में लगा नहीं, पेपर बहुत इजी था। ठीक है, तो 94 हमने अभी तक अटेम्प्ट कर दिया, और अगर आप चाहें तो एक दो तुक्का ले सकते हो। ठीक है, नव कल कले 12 उत्सव किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है। नव कले 12, उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। हम्म, नवरोज तो पारसियों का होता है वो, नव से कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं। नव कले 12, सी लगा देंगे। 2 3 क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिनमें सी लगा के देखते हैं, है ना। 2 या 3 ही क्वेश्चन लेंगे, है ना। इसमें सी लगा के देखते हैं। 6 7, कितने सदस्य थे, इसमें ब्लाइंड है ये बिल्कुल भी। देखते हैं किसमें सी हमें लगाना चाहिए। इंसर्ट बी, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। हम्म कितनों को पर्यावरण पुरस्कार मिला, बस इतने ही रह गए हमारे, है ना। तो 5 क्वेश्चन रह गए हैं, अब हमें कुछ क्वेश्चंस को सी तुक्का मारना है। तो भाई किस किस को मार दे तुक्का, सी। इसमें मार देते हैं, ब्लाइंड गैस करते हैं, चलो सी लगा देते हैं इसमें भी। आपको ऐसे नहीं करना है, मैं तो ऐसा करता हूँ एंड के 5 6 क्वेश्चंस जब मेरे रह जाते हैं ना कुछ क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि मैंने एक डिसेंट गेस, मतलब डिसेंट एक वो किया है अटेम्प्ट, उसके बाद मेरे पास अब क्या है कि 95 94 के आसपास अटेम्प्ट कर चुके हैं पहले ही, तो उसमें से ऑलमोस्ट लगभग सारे ही सही हैं। एक आधा क्वेश्चन गलत होगा सिली मिस्टेक से, तो अब मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ थोड़ा सा कि और मार्क्स बढ़ जाए अगर मैं एक दो क्वेश्चन को कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसमें भी सी गैस करते हैं, चलो। यार हर एक क्वेश्चन को करना ठीक है क्या, चलो सी लगा ही देते हैं, चलो। 97 अटेम्प्ट कर दिए। 97 आई थिंक इनफ है ज़्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। चलो इसको सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं। जिसमें से हमने एंड में 2 3 क्वेश्चन में तुक्के मारे, तो लेट्स सी द रिजल्ट क्या रहता है। आई थिंक 90 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, है ना। और 90 से ज़्यादा तो हमने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट कर ही दिए थे शुरुआत में। ठीक है तो भाई क्या रिजल्ट रहा, आजा भाई आजा, क्या हो गया।
धीरे धीरे अपडेट हो रहा है ये। तो भाई इसमें हमारे मार्क्स 93 आए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड भी हैं, ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि पेपर बहुत इजी था, है ना। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा उसमें था नहीं। हमारे गलत कितने हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्या? नहीं। 93 मार्क्स आए हैं हमारे आउट ऑफ 100, ठीक है। उसमें रैंक देख रहे हो आप कहाँ पे दिखाई जा रही है? 265। 2 4 5 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख लगभग लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। क्योंकि फ्री भी है इस पे। और एनटीपीसी का आपको पता ही, कंपटीशन का लेवल किस लेवल का है इस वक्त, है ना। काफ़ी आई थिंक 60 65 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन तो आप समझ ही सकते हो। अब देखो इसको क्या करना है, हम अब सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे इस मार्क्स से सेटिस्फाई या फिर डिससेटिस्फाई नहीं होना है कि अगर बेकार मार्क्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे हैं तो भी अच्छी बात है, गलत है मतलब थोड़े से खराब हैं तो भी आपको करना है क्या है, सॉल्यूशंस पे जाओ, ठीक है। कॉपी अपने सामने रखो, कॉपी पेन, उसमें ऊपर लिख लो कि ये मेरे पी वाई क्यू की मॉक की कॉपी है, इसमें पी वाई क्यू इतनी तारीख का पहली शिफ्ट का ये वाला पी वाई क्यू है, ठीक है। अब उसमें इसको अच्छे से हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है। देखो कैसे करेंगे इसको बताते हैं। आ जा भाई जल्दी आ जा। आ गया, ठीक है। तो मैं हर एक क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा जितना टाइम मॉक लगाने में लगा उससे ज़्यादा तो एनालिसिस में लग जाएगा। बिल्कुल भाई, मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस, ठीक है ना। तो एनालिसिस आप करेंगे। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आपका गलत हो जाता है तो आप उसको देखिए। वैसे मैथ्स में तो ये वाला तो बेसिक ही क्वेश्चन है, बट मान लो आपका ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे? टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। अगर सिली मिस्टेक से गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, ठीक है, ताकि वो आगे से याद रहे। बट अगर टाइम एंड वर्क के इस वाले कॉन्सेप्ट में ही आपकी क्लियरिटी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को या तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अगर अगर नीचे दिए गए सॉल्यूशन से आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तो ठीक है। आप नोट करो कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आता था और इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ऐसे करते हैं। अगर आपको वो लेंदी लग रहा है तरीका तो आप दोस्तों से शेयर करो और आपस में, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करो, या जैसे भी कर सकते हो वैसे करो और उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी पहले ना हम रॉन्ग वालों को देख के दिखाए तो हूँ, हालांकि सारे ही देख सकते हो आप, बट पहले मैं रॉन्ग को देखता हूँ, ठीक है, कि हमने गलत कौन सा किया। ये लास्ट में हमने तुक्का मारा था ना इस पे सी, तो अब मान लो इसको ये आपने गलत किया है, तो अगेन एक बार सोचने की कोशिश करो। तो मेरे को पश्चिम बंगाल भी लग रहा था, बट दोनों में से कोई भी नहीं है सही। आपने ये क्वेश्चन गलत किया तो सबसे पहले आप लिखेंगे गलत क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें इतना सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये सारा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल ये इतना तो आइडिया अब तक लग चुका हो, आप इतने सारे मॉक लगा चुके हो, इतने सारे एग्जाम के पीवाईक्यू देख चुके हो, तो भाई आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई उत्सव किस जगह पे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना कि भाई ये नव कलेबारा उड़ीसा में मनाया जाता है और खत्म बात, ठीक है। आपने ऐसे लिख दिया उड़ीसा और नव कलेबारा, बस खत्म, ठीक है। आगे आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया कि भाई 6 नंबर का क्वेश्चन था ये और इसका सही आंसर ये है, खत्म। इतना ही आप नोट्स में लिखेंगे, आगे इसमें से कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये इतना सारा कुछ लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट आपको वैसे ना एक एक 1 to 1 क्वेश्चन को चलना है देखते हुए, ठीक है। अभी मैं केवल गलत क्वेश्चंस को एनालाइज करके दिखा रहा हूँ। 29 हमने छोड़ा है, तो जो हमने छोड़े हैं और जो हमने गलत किया उसको देख रहा हूँ पहले मैं। आपको A to Z सारे क्वेश्चंस को देखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वन इन सेट 1B चालू किया गया था, तो इन सेट 1B ये कब किया गया था? यहाँ पे मैं गैस लेता हूँ एक बार, 85। ये भी गलत है, सही है, मैंने तुक्का नहीं मारा, नहीं तो ये गलत हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि ये क्वेश्चन लिखेंगे आप इनसेट 1B के बारे में। अब 1B के बारे में भी इतना कुछ लिखा गया है आपके लिए। अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से आप एनालाइज करना जानते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको केवल क्या लिखना है, इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह है। अब ये क्या ही लिखने की जरूरत है, सबको ही पता है। इनसेट नहीं भी पता तो ऐसे नहीं पूछेगा ना वो भारतीय है या विदेशी है। पहला परिचालन उपग्रह था, यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसेट का पहला था ही। अब देखो इनसेट 1 है तो पहला ही होना चाहिए, बट इसने लिखा है इनसेट 1B। ओके। प्रशिक्ष प्रक्षेपण किया गया, ठीक है।
देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे इनसेट बी, आपके नोट्स में क्या लिखेंगे आप, इनसेट 1 बी। ठीक है, लिख देना, चलो इसको भी लिख देना कि इनसेट का, इनसेट सीरीज का फर्स्ट। ठीक है, 1 बी है, क्योंकि बी है ना, तो आप कहीं बाद में कंफ्यूज हो कि दूसरा तीसरा कैसे है, पूछ ले क्या पता। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें लिखेंगे इसका निर्माण, मैन्युफैक्चर बाय, या फिर निर्माण जो भी लिखेंगे आप, किसने किया, फोर्ड एरोस्पेस ने किया। ठीक है, तो वो चीज़ लिखेंगे आप, फोर्ड एरोस्पेस ने किया। उसके बाद इसको प्रमोचित कब किया गया, लॉन्च कब किया गया, 83 में, 1983 में। केवल आपको इतना लिखना है बस। अच्छा ये भी लिखा हुआ है इसने कि 90 तक चालू था ये, तो इसको भी लिख लो आपकी 1990 तक चालू था ये बस। ठीक है, तो आपने इनसेट 1 बी लिखा, उसके बाद ये लिखा फर्स्ट लाइन कि ये फर्स्ट था इसका, फिर लिखा कि निर्माण इसके द्वारा किया गया, इतने में लॉन्च हुआ और इतने तक चला, बस ये चीज़ें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, ये लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे पॉइंट्स में। पूरी ऐसे कथा नहीं लिखनी है जैसे नीचे लिखा हुआ ना, ऐसे पूरी कथा नहीं लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, 35। तो नीति आयोग, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था यार। नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो 15 में बना, तो 15 के आसपास से शुरू किए गए थे, तो हमने 15 लगाया था, तो एक आगे बढ़ जाते हैं, 16 में हो सकता है। तो यहाँ पे ही सही है। ठीक है, तो वहाँ पे गलत हो गया ये। हालांकि मैंने गेस ही किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक गेस आपका ठीक ही होगा। अब देखो इसके बारे में इतना कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोई ऐसी थीम नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, नीति आयोग, कि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको नीति आयोग के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि इसने नीति आयोग के बारे में नीचे दिया नहीं होता, हाँ दिया, ये रहा, ये दिया हुआ है ना, ये तो नीति आयोग के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, नीति आयोग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपने ऑलरेडी पहले से इसको किया होगा। मान लो आपने नहीं किया, अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके पास है ना, ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है ना। आपने देखा होगा जब हमने उसके लिए किया था, ग्रुप डी कह रहा हूँ, जीडी के लिए, जीडी के एग्जाम के लिए जब हमने पीवाई क्यू की सीरीज की थी, हालांकि उसमें जीएस की 2-3 वीडियो ही आ पाई थी, बट उसमें आपने देखा होगा कि जब नीति आयोग हमने किया था, तो नीति आयोग को अच्छे से पूरा डिटेल में देखा था। इसी तरीके से आपने किसी भी पीवाई क्यू का आप एनालिसिस करोगे ना, तो थीम सेम रहती है। तो नीति आयोग के बारे में इसमें भी पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं एक बार इसको नोट लिख रखा होगा इसका अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये देखो कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स आपके पास है ना, कि थिंक टैंक होता है, ठीक है मेरे को पता है। 1 जनवरी को आया 15 में, ठीक है, मुख्यालय यहाँ पे, ठीक है मेरे को पता है, लिखा हुआ है ऑलरेडी। टॉप डाउन मॉडल है, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, सीईओ की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मेरे को क्या लिखना है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई, 2016 में। आपको केवल ये लिखना है, आपने लिखना शुरू किया, आपने लिखना है सबसे पहले ये कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो अवार्ड्स है इसको शुरुआत कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। ये लिखेंगे आप पॉइंट्स में। उसके बाद यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 के उपलक्ष्य में की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, अब कितनी चीज़ें आप लिखोगे, कितनी चीज़ें याद कर पाओगे आप, नहीं याद होती ना इतनी सारी चीज़ें। भारत में माई गॉव और साझेदारी से प्रक्षेपण किया गया था, इसे किसके साझेदारी से किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ लिखेंगे कि ये माई गवर्नमेंट प्लस यूएन के साथ साझेदारी से किया गया था। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, महिलाओं के अदम्य भावना जश्न मनाने के लिए उद्देश्य की गई थी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप ऑप्शन में पूछेगा भी उद्देश्य तो आप बता पाओगे। तो ये दो चीज़ें लिखनी थी, बस खत्म। ये पूरा कुछ भी नहीं लिखना इसमें से आपको। ठीक है, और कब शुरुआत की गई, 2016 में, ये भी लिख लेना है आपको। नीति आयोग ने 2016 में, बस ये 2 पॉइंट लिखने, खत्म काम पूरा। ये सब कुछ नहीं लिखना होता एनालिसिस में। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51, ये हमने छोड़ा था क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, तो इस पर हम सी लगा के देख रहे थे ना, ये तो सही हो जाता है, इस पर सी नहीं लगाया हमने। चलो क्या है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अब देखो ये 2003 की योजना है, 2021 के एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इसकी गारंटी नहीं है ना कि आगे नहीं पूछी जाएगी। तो इस बात में दोहराई नहीं है ना कि ये आगे भी पूछी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 2003 का है तो अब पूछा ही नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, जब 2021 में पूछा गया है तो।
तो इसमें एज सच और तो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा, ये योजना है। बस आपको ये यही याद रखना है, यही पॉइंट लिखना है कि पहली बार 2003 में शुरू की गई थी, बस। ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है। कि इसमें दो घटक थे, इसके दो एलिमेंट थे। पहला, ये सब मत लिखना कि इतने सारे एम्स, याद रखना भी मुश्किल है, बेफिजुल में मत लिखना। पहला, कि एम्स की तर्ज पर 6 संस्थान बनाने हैं। और दूसरा, 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन करना है। ठीक है। उनका मतलब इम्प्रूवमेंट उसमें करना है। तो ये दो लाइन लिखनी थी बस, और उसके बाद लिखना था कि ये 2003 में आया, बस। इतना आपको लिखना था। ठीक है ना। ऐसे आपको नोट्स बनाने होते हैं एग्जाम, इसके मॉक टेस्ट के। ठीक है। ये पूरा इतना सारा कुछ बिल्कुल भी सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है ना। चलो 51 हो गया। अब उसके बाद 51 है ना, यहाँ 57, ये हमने गलत किया है। और इसको भी हमने सूखा तुक्का मारा था, सी मारा था ना हमने इसमें। तो अब क्या मारते हैं हम? अब डी मार देते हैं। दोनों गलत हो गए। तो अब आपको क्या करना है, देखो इसमें ये देखो, इन्होंने पहले ही दे दिया इस चीज को, ये बहुत अच्छी चीज है। आपको इसमें अब क्या करना है, ये नहीं लिखना कि 2020 तक कितने स्थल शामिल थे। अब आपको पता है 2021 से एग्जाम में पूछ रहा है, तो 2020 तक का पूछेगा। लेकिन अब तो 2025 चल रहा है ना, तो अब क्या पूछेगा वो? 2020 तक नहीं पूछेगा, अब वो पूछेगा 2025 तक। तो ये इन्होंने बहुत आसान काम कर दिया आपको ऑलरेडी। अभी मैं मॉक लगाते वक्त आपको यही बता रहा था ना कि आपको ये गूगल से लिखना है, और ये यहीं पे लिख दिया इन्होंने। ठीक है। तो भाई अब आपको नोट्स में अपने शामिल क्या करना है कि भाई इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची जो, उसमें 2025 तक इतने स्थल शामिल हैं, एक दो दो तीन। अब ये आपको लिखना है, वो नहीं लिखना पहले वाला। ठीक है। बस एक ही लाइन लिखनी है आपको, और कुछ नहीं लिखनी बस। और इम्पोर्टेंट क्या होता है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची के बारे में। ठीक है। वैसे भी यूनेस्को वगैरह को तो आपको आपने अलग से कवर किया होगा ना, ये सारे इंटरनेशनल जितने भी वो होते हैं, इनको कवर करना चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा? 63। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? देखो ये भी उस समय की करंट अफेयर का है, तो इसमें भी सी लगा देते हैं। देखो ये भी सही हो गया ना। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों सी सी तुक्का लगाता हूँ, अगर लगाता भी हूँ तो। है ना, रेशियो ज़्यादा होता है सी का। अब आप देखेंगे भाई कि इसमें क्या है, 2019 का करंट अफेयर है ये। तो अब मैं इसको तो नहीं लिखूंगा कि कितने लोगों को मिला क्या मिला, लेकिन इसके बारे में लिख लूंगा ये चीज़, कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार है। तो ये मैं लिखूंगा गोल्डमैन पुरस्कार, ऐसे लिखूंगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। और उसके आगे एरो डाल के केवल इतना लिखूंगा कि दुनिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। ठीक है। तो मैं ये लिखूंगा पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दुनिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार, इतना मैं लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद 89 अच्छा द्वारा दिया गया था, या 89 में, तो यानी कि 89 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये लिख लूंगा। ठीक है। मैंने ये लिखा और फिर ये लिखा सबसे प्रमुख, उसके बाद लिखा कि 1989 में इसकी शुरुआत। और अगर अभी रिसेंट का भी कोई इसका एडिशन है, आपको गूगल करना है। अगर अभी 2024 25 23 का कोई इसका एडिशन है, तो आपको उसको भी गूगल करके लिखना है अपने नोट्स में कि अभी फिलहाल में कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 63, बस ये हमारे लास्ट था जो हमारा छोटा था। आपको क्या करना है भाई, लगातार, जैसे अब मैं फोर्थ पे आया, तो मैंने फोर्थ क्वेश्चन देखा, ये मैंने ठीक किया था, मेरे को आता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने देखा। अब देखो ये क्वेश्चन मान लो आपने तुक्का मारा था, जैसे भी किया था, मेरे को पता था तो मैंने किया 1900 में हुआ था। अब आपको करना है क्या है कि इसका भी एनालिसिस आपको करना है, और यहाँ पे चीज़ें लिखनी है ये। इसमें से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या फिर मतलब हम इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना खुद से, कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले ही हम एग्जाम से पहले ही तैयार करें उन चीज़ों को। तो ओलंपिक जैसे गेम के बारे में आपके पास पहले से ही नोट्स होने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपके नोट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे दे रखी है, तो उसको एडिट करिए उसमें। और जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया और आपने गलती से गलत कर दिया, या फिर आपको ये याद नहीं था, तुरंत नोट्स उठाइए उसके, और वहाँ से ओलंपिक को जल्दी से तुरंत रिवाइज करिए कि हाँ भाई ये चीज़ें थी, इसमें ऐसे ऐसे थी चीज़ें। ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ब्रीफली दिया होता है, अच्छे से
सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सब कुछ इन द सेंस कि बहुत सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ओलंपिक खेलों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ये देखना है और उसके बाद फिर अच्छे से इसमें पहले तो वो पॉइंट्स देखने हैं जो आपके पास नहीं है। ठीक है, इसमें से सारे पॉइंट्स नहीं लिखने। ठीक है ना। और अगर आपके पास नहीं है कोई पॉइंट्स ओलंपिक के बारे में, तो गूगल करो या फिर आप अपना यूट्यूब पे देखो कि ओलंपिक गेम्स के बारे में सब कुछ। अब क्या है ना, यूट्यूब पे भी ना बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। मैंने देखा कि अगर मैं भी कुछ चीज़ें से सर्च करता था तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि फालतू की चीज़ें, 1-1 घंटे की वीडियो बना रखी है, 40 मिनट की, 50 मिनट की वीडियो, उसका कुछ काम नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाओ, खत्म काम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसी वजह से मैं, क्या है, मैंने जहाँ से भी चीज़ों को फ़िल्टर किया हुआ है खुद के लिए, काफ़ी मेहनत लगती है फ़िल्टर करने के लिए कि यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देखो। मैं जब तक सैटिस्फाई नहीं हो जाता पूरी तरीके से कि हाँ भाई, अब मेरे को इसका कंटेंट ठीक-ठाक मेरे पास है, तो मैं सर्च ही करता रहता हूँ। ठीक है? तो ओलंपिक के बारे में जो भी मेरे पास नोट्स हैं, अब जब हम इसकी पीवाईक्यू की सीरीज़ करेंगे, अभी थोड़ा-सा वही टाइम का इश्यू रहता है यार, जिसके लिए आप लोग गालियाँ भी देते हो कि भाई जीके, जीएस की वीडियो नहीं आ रही है और ये सब। तो अब बनता है आपका गाली देना भी, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। बट टाइम का इश्यू रहता है, इस वजह से नहीं हो पाती हैं चीज़ें, और दूसरी चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर की सीरीज़ जल्दी से ज़रूर मिलेगी आपको, एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएगी, ठीक है? तो उसको एज़ अ रिवीज़न देखना, ये नहीं कि उसके भरोसे आप बैठे हैं, ठीक है? तो आप अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसको एज़ एज़ अ रिवीज़न लीजिए, ठीक है ना? तो जब मैं इस पीवाईक्यू को सीरीज़ को शुरू करूँगा, तो ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया, तो उसके बाद में सारा कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक गेम्स के बारे में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं उसमें लिखवाऊँगा। ठीक है? नोट्स जो होंगे ना, वो पीडीएफ में उसमें मैं शामिल करूँगा और सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। इसके साथ-साथ जैसे आपने जीडी की वीडियो देखी होगी, जीएस की, तो उसके साथ-साथ मैं उसमें जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन्स हैं मोस्टली, उनको भी उसके साथ कवर करूँगा कि हाँ भाई, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा गया, इस एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है? इस तरीके से कंप्लीटली एनालिसिस किया जाता है इनका। ठीक है ना? तो आपने समझा ये कैसे आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, हर एक क्वेश्चन का करना है। ये नहीं कि जो आपने सही कर दिया उसको नहीं देखना, उसको भी देखना है, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट ऐसा है या कुछ ऐसा चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, उसको ऐड करें। और फालतू चीज़ें ना लिखें। जितना भी इनका एक्सप्लेनेशन होता है पूरा नहीं लिखना है, और ना ही ऐसे लाइन टू लाइन लिखना है। इम्पोर्टेंट बस पॉइंट बना के इसको लिखना है आपको। ठीक है? आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और इस बात को आप समझिए कि इसमें अगर आपको 1.5 की जगह 2 घंटे भी लगते हैं ना, तो आप लगाइए। मॉक टेस्ट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका एनालिसिस, कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना? वरना आपका मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी? तो ये था आज का वीडियो। आपने इसमें प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और उसके साथ-साथ ये देखा कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट का अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये था आज का हमारा वीडियो, मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।